हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद साइंस वर्ल्ड पर। तो हम कर रहे हैं यहां पर क्लास 11th का रसायन विज्ञान चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड, परमाणु की संरचना। तो अब पीछे की क्लासों में हम परमाणु के बारे में सब बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पीछे वाली जो क्लास थी जो हमने कर ली थी उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है जो परमाणु हैं, उसके लिए कुछ मॉडल दिए गए। हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसको हमने विस्तार से पढ़ा था। तो आज हम करने वाले हैं उसी से आगे कंटिन्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोस्त। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप, रदरफोर्ड मॉडल के दोस्त। रदरफोर्ड मॉडल के दोस्त को आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या दोस्त थे जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें था। तो हमने क्या देखा था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में, हमने यह चीज़ देखी थी कि ये क्या है, नाभिक है। इसकी चारों तरफ कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। यही सीखा था हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कि उन्होंने क्या कहा था कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर कक्षा में नाभिक क्या एक निश्चित वर्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। यही कहा था रदरफोर्ड में। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ये सब जानकारी हम पढ़े थे। तो अब देखिए इसके दोष हैं। अब सबसे पहले जब इस मॉडल पर विचार किया गया तो ये देखा गया कि ये तो कह रहे हैं इन्होंने जो पहले आप ये जान लीजिए कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उन्होंने इसको किस मॉडल को फॉलो किया था, जो हमारा नेचर है, प्रकृति का नियम है, उसी को फॉलो किया था। मतलब कैसे, हम कैसे कहें कि ये प्रकृति का नियम है, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये देखिए किस प्रकार से कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो प्रकृति होती है, हमारे नेचर है, उसके अंदर क्या है कि जो मान लीजिए सूर्य है और ये विभिन्न ग्रह हैं, तो ये क्या करते हैं, एक वर्ताकार कक्षा में चक्कर तो लगाते हैं। क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक वर्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस तरह से लगाते हैं, बिल्कुल सही। इसमें कोई भी कह सकते हैं कि संकोच की बात है नहीं। ये सिद्ध हो चुका है कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यहीं पर ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा नाभिक है उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक निश्चित वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी है तो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कह सकते हैं कि अपनी जो कक्षा है उसी में चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो यही बात, इसी रूल को किसने फॉलो किया था, जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने फॉलो किया। तो उनके अब जो नियम है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का नियम क्या कह रहा है। चलिए इसे साफ कर लेते हैं, फिर हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया किस प्रकार से जो सूर्य है उसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाती है। यह बात किसने कही थी, यह बात कही थी किसने, न्यूटन ने। यह बात किसने कही थी, न्यूटन ने कहा था। तो न्यूटन ने के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, जो कुल बल है, कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो कुल बल है वह किसके बराबर होता है, यहाँ पर G m1 m2 बटा r की स्क्वायर। तो यहाँ पे इस जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या बनता है, ये देखिए। तो जो बल है यह क्या है, स्थिरांक है, हमारे पास कॉन्स्टेंट है। जो m1 है वह मान लीजिए किसी प्रथम ग्रह का क्या कह सकते हैं कि आवेश है या द्रव्यमान है। m2 क्या है, दूसरे ग्रह का द्रव्यमान है। ठीक है, दोनों ग्रहों का यहाँ पे क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये दोनों ग्रहों का क्या हो गया, प्रथम पीढ़ और सेकंड पीढ़ दोनों की, जो पृथ्वी है ये सूर्य, दोनों का द्रव्यमान आर स्क्वायर को उन्होंने लिया था, जो उन दोनों के बीच की दूरी है। जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है उसको किससे आर स्क्वायर द्वारा दर्शाया था। तो ये तो क्या था, न्यूटन का नियम था, जो आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। आपने केमिस्ट्री में ज़्यादा इस पर विचार नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जो हमारे क्या है रदरफोर्ड है, उनके अनुसार क्या हुआ कि उन्होंने यह कहा कि जो प्रोटॉन या कह सकते हैं कि नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच कोई तो बल कार्य कर रहा है। देखिए धनात्मक है, ऋणात्मक को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ पर एक क्या कर रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है। जिनसे अनुसार जो बल है हमारा, जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये किससे प्रेरित होकर है, यहीं से प्रेरित हुआ है। ये फॉर्मूला कहाँ से प्रेरित हुआ है, न्यूटन के लॉ से कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रेरित हुआ है। तो अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए जो इनका नियम है उसके अनुसार क्या है, जो दोनों का द्रव्यमान है Q1 मान लीजिए नाभिक है, Q2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बटा में क्या है R की स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है। तो इसके अनुसार जब ये कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन है वो गमन कर रहा है, ठीक है, गमन कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं, फिर बीच में एक और लॉ को पढ़ते हैं हम छोटा सा, हमारे जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल खिलाड़ी नहीं वैज्ञानिक, तो उनके बारे में बात करते हैं। मैक्सवेल ने एक रूल दिया था, एक नियम दिया था। मैक्सवेल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई आवेशित कण होता है जो त्वरित होता है, त्वरित मतलब उसकी चाल में परिवर्तन होता है, जब भी कोई आवेशित जो कण है वह त्वरित होता है, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन की बात करें क्या गमन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड, इस बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है, ये तो हमने अनुमान लगाया। तो जो वह क्या कर रहा है, वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो अगर वह जैसे वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, क्या होगा, दिशा में परिवर्तन होगा, तो उसकी गति में भी परिवर्तन होगा, मतलब वह क्या होगा, त्वरित होगा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था कि जब कोई आवेशित कण क्या करता है, त्वरित होता है, तो उसके जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उससे ऊर्जा निकल जाती है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकल जाती है। तो चलिए मैक्सवेल रूल को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि मैक्सवेल ने देखिए यहाँ पे क्या कहा था, किसने कहा था, मैक्सवेल, जब कोई कह सकते हैं कण या आवेशित कण लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा आवेश इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित है, आवेशित कण त्वरित होता है, तो उससे विद्युत चुंबकीय समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है आपको, तो उम्मीद आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो अब देखिए क्या कहा था मैक्सवेल ने, जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है, मतलब जब भी कोई आवेशित कण है उसकी दिशा में कह सकते हैं गति में परिवर्तन होता है, तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके अगर गति कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करता रहेगा, तो इससे क्या है, जैसे दिशा में परिवर्तित होगा तो इसकी गति में परिवर्तन होगा, और ये क्या हो गया, त्वरित हो गया। तो मैक्सवेल कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उससे ऊर्जा निकल जाएगी। जैसे इससे ऊर्जा निकल जाएगी तो धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे इसकी ऊर्जा निकलेगी तो धनायन है वो उसको और तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जैसे आकर्षित करेगा तो वह तो नाभिक पर आके गिर जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, न्यूटन के नियम में क्या कह सकते हैं कि एक और बात थी, न्यूटन के नियम में भी क्या था कि न्यूटन का जो नियम लगाया गया था उसमें जो ये हमने पिंड लिए थे, ये क्या कह सकते हैं कि हमें जो कह सकते हैं कि इसने कण माने थे, जो पिंड माने थे वह क्या थे, सूर्य माना था और पृथ्वी मान लीजिए या ग्रह मान लीजिए, सूर्य व ग्रह पर आवेश नहीं होता है। उन्होंने इस नियम में तो ये कहा था कि जो प्रथम ग्रह द्वितीय ग्रह उनकी दूरी है, इस प्रकार से आप बल को घिरना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, वो पता भी था, कहा क्या था कि ये आवेशित नहीं होते। लेकिन यहाँ पे देखिए नाभिक भी आवेशित है, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित है। जब दोनों आवेशित हैं तो क्या होगा, दोनों आवेशित हैं तो इस रूप पे आ जाते हैं मैक्सवेल का रूल पे, जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जब वो ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे घूमेगा और थोड़े से समय में क्या होगा, नाभिक के ऊपर आकर गिर जाएगा। जब ये नाभिक के ऊपर आकर गिर गया, अगर नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर गिर गया तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, उसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो वह क्या बन गया, किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रोटॉन की तरह व्यवहार करेगा, मतलब एक अल्फा कण की तरह व्यवहार करेगा, जो हमने बेरिलियम में उदाहरण में सीखा था कल। ठीक है। तो ये अगर ये इसी प्रकार से त्वरित होते रहे तो यह लगभग ज़्यादा समय नहीं लेता है, यह 10⁻⁴ कितना समय लेता है, -8, मात्र इतनी सेकंड में क्या होगा, नाभिक के ऊपर आके गिर जाएगा। तो यही क्या थे, कुछ दोष थे, किसके, हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष हैं। वैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने, कोशिश की है, अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है थ्योरी कम लिखा रहा हूँ तो थ्योरी को मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप समझ लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से और जल्दी से इसको समझने में मदद मिल सके। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो अब आगे का टॉपिक है वह है बोर के परमाणु मॉडल के विकास की अवधारणाएं या पृष्ठभूमि। उसके अंदर हम सब टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की
तरंग प्रकृति, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी विकिरण प्रकृति के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा था रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल थे उसमें तो दोष आ गए हुआ है, तो क्या कह सकते हैं कि गलत साबित हो। उसके बाद बहुत सी अवधारणाएं बीच में आई, लेकिन जब बीच में कुछ नियम वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे नियम दिए, उन सभी को नियमों को लेकर जो बोर थे उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि नियम प्रस्तुत किया, कह सकते हैं अपनी एक अवधारणा दी। उसी अवधारणा को पढ़ने वाले उन्होंने क्या था, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति होती है। तो समझते हैं इसको किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 एक्स लिए, एक्स नहीं एक्स लिए, 3 एक्स। पहला एक्स मान लीजिए ये है जेड एक्स अपना, ठीक है, ये एक्स एक्स और ये है वाई एक्स, 3 एक्स है। इस प्रकार से है कि 2 इस प्रकार से हैं और एक सामने की तरफ निकला हुआ है। आप अच्छे से गणित में करते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रकार से जो तरंग है वह गमन कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक अक्ष है, इसके ऊपर क्या है, विद्युत क्षेत्र भी लग रहा है। क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और जो एक ब्लैक से दर्शाया गया है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं किस प्रकार से जो कह सकते हैं जो बल है वह यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इसमें भी बना लेते हैं। इस सभी को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, सभी को अच्छे से कवर कर लेते हैं। ऊपर की तरफ तो क्या कहा गया कि जब ये तरंग है ये किसकी तरह है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इस तरह से तो क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इस तरह से सामने से क्या कह सकते हैं कि हम ये मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह से विद्युत क्षेत्र लग रहा है और इस तरह से सामने से क्या कार्य कर रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इन सभी के सहायता से जो बोर थे उन्होंने क्या कहा, जब हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले मैक्सवेल ने क्या कहा था, जब कोई आवेशित कण है वो क्या होता है, त्वरित होता है अपने वेग से, क्या कह सकते हैं उसका वेग परिवर्तित होता है, तो वह क्या करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्या करता है, कह सकते हैं कि तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है या उत्सर्जित कर देता है। तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया। इस चीज को समझने से पहले कि किस प्रकार से जो क्या है विकिरण या तरंग प्रकृति होती है, हमें कुछ चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी आनी चाहिए। वो चीजें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब हमें पता नहीं कि ये क्या है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं सर ने क्या बना के छोड़ दिया। तो अब पहले बात करते हैं तरंग धैर्य या तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं इसको, कुछ तरंग धैर्य, ठीक है। तरंग धैर्य इसको सिंबलाइज करते हैं लैम्डा, लैम्डा की सहायता से, ठीक है। लैम्डा के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो अब देखिए, अब इसको समझते हैं कि तरंग धैर्य होता क्या है। ये क्या है, कोई तरंग है, तरंग है, ये गमन कर रही है। आपने देखा होगा कि जब भी पानी में या क्या करते हैं पत्थर डालते हैं तो उस पर कुछ लहरें उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, कुछ इस प्रकार से लहरें उत्पन्न होती है। तो वही लहरें क्या है, तरंग है एक प्रकार से, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि तरंग उत्पन्न होती है किस प्रकार से, 10th में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें समझते हैं कि तरंग दैर्ध्य होता क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो पॉइंट है इस पॉइंट के बीच जो कह सकते हैं कि एक पूरी तरंग या एक पूरी जो तरंग है उसको पूरा करने का जो इतना अंतराल होता है उसे क्या कहते हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जो ऊपर होता है उसे स्रंग के नाम से जानते हैं और जो नीचे का गर्त है इसे गर्त के नाम से जानते हैं तरंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बात करें तो ये बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है इसे भी क्या कह सकते हैं, शृंग से शृंग, या इसी प्रकार से गर्त के बीच की दूरी को भी क्या कहेंगे, लैम्डा, तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य के नाम से जानेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अच्छे से समझ में आया होगा कि तरंग दैर्ध्य क्या है। हम कह सकते हैं कि एक पूरी तरंग के बीच का ये दूरी का एक तरंग को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं उसकी।
तो ये हमने पढ़ लिया तरंग दैर्घ्य के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नया टॉपिक लेते हैं। इसी के अंदर तरंगों की बात करें, तरंग होती है एक फ्रिक्वेंसी, सुना होगा नाम आपने, आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। इसको न्यू द्वारा दर्शाते हैं, इस प्रकार से न्यू के द्वारा इसके सिंबल को दर्शाते हैं। आप लिख भी सकते हैं, क्या ये न्यू है, न्यू। ठीक है, तो अब आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति के रूप में हम इसका परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी बिंदु से, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से जो कह सकते हैं कि गुजरने वाली जो तरंगे हैं वह 1 सेकंड में कितनी तरंग वहाँ से गुजरेगी, तो वही क्या होगी, उसकी आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। कहते हैं ना फ्रिक्वेंसी सेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एक बिंदु से जितनी तरंग 1 सेकंड में गुजरेगी वही उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली, बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली, ये लिख लीजिए अच्छा रहेगा, 1 सेकंड में गुजरने वाली, ये क्या कह सकते हैं, तरंग, या 1 सेकंड में तरंग गुजरने वाली तरंग की, या तरंग की संख्या लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग कितनी भी हो सकती है वह, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से। और हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो म्यू है, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज, HZ/S1। इस प्रकार से इसको सिंबलाइज किया जा सकता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। अब हम इसी प्रकार के एक और जो कह सकते हैं कि तरंग की प्रकृति की ही बात करते हैं, तो अब बढ़ते हैं आवर्ती काल के, आवर्त काल भी कह सकते हैं इसे, आवर्त काल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब टाइम पीरियड को किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखिए जैसे कोई तरंग है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी लैम्डा की, वह उसी को हम क्या कह सकते हैं, आवर्तकाल कह सकते हैं। कि एक जो आवर्त है, एक जो तरंग है, उसको पूरा करने में जो समय लग रहा है वही क्या था, लैम्डा था। कि एक जो गर्त है, या गर्त और गर्त के बीच के सुरंग व सुरंग के बीच की दूरी, और जो कह सकते हैं एक तरंग है उसके बीच की दूरी को हमने क्या कहा था, यहाँ पर लैम्डा कहा था। वही हम यहाँ पे आवर्तकाल की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर आवर्तकाल की बात करें, मतलब हम एक कंपन की बात करते हैं। किसकी कंपन तो हो रहा है ना पूरा, जो जहाँ से यहाँ से चला, जैसे यहाँ पर वापस जाकर वापस यहाँ पर आ रहा है, वो क्या एक कंपन है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ से तरंग चल करके वहाँ पे यहाँ पर वापस आई, तो एक क्या, एक कंपन है। यहाँ पर इतना दूरी क्या है, एक कंपन है। तो ये एक क्या है, कंपन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको समय भी कह सकते हैं कि कितना समय लग रहा है इसके अंदर, इस दोनों या पूरी की पूरी तरंग को, आवर्ती को होने में, एक कंपन को होने में कितना समय लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। क्या कहते हैं, आवर्तकाल। टी से सिंबलाइज करते हैं इसको, किससे, टी से सिंबलाइज करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हल किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम कह सकते हैं कि आवृत्ति क्या होती है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आवृत्ति 1/, आवर्तकाल की, यही तो है आवृत्ति, क्या है, 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति हमने क्या देखी, किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली जो तरंगे हैं उसकी संख्या को हमने क्या कहा था, आवर्ती कहा था, फ्रीक्वेंसी कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, म्यू बराबर 1/T, म्यू बराबर 1/T। तो ये क्या थी हमारी आज की कुछ है जानकारियाँ महत्वपूर्ण, इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। यहाँ पे जगह है तो यहीं पे एक और छोटा सा हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर रिलेटेड रखता है, यहीं पे सीख लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है तरंग चाल, वेलोसिटी भी कहते हैं, तरंग चाल। तरंग की चाल की बात हम करें, किसकी बात करें, यहाँ पे तरंग के, ये जो तरंग है इसकी चाल की बात करें, तो हम यहाँ पे क्या कैसे देखिए, जो हमारे म्यू है वो क्या होता है, हमने अभी देखा यहाँ पे λ/T हो जाएगा, म्यू बराबर होता है λ/T।
टी। ठीक है, तो यह इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं म्यू बराबर, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे होगा नहीं एल तो नए पेज पे करेंगे अपने, नोट डाउन की जल्दी से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तरंग के चाल के बारे में। तो तरंग चाल के बारे में देखिए हम क्या कह सकते हैं, v बराबर, v क्या इसका वेग है, v बराबर क्या कह सकते हैं, म्यू बटा टी। तो इसको अगर हम क्या करें, हल करें, तो हम ये कह सकते हैं कि v बराबर म्यू, जो हमने अभी पढ़ा था ना म्यू, इस प्रकार से इसका सिंबल है म्यू टी। v बराबर म्यू टी या म्यू लैम्डा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा क्योंकि टी के जगह हमने म्यू का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, v क्या है, हमारी तरंग की चाल। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो तरंग की चाल होती है, क्या होती है, तरंग की चाल, या हम क्या कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, दोनों भी एक ही बात है। तो लिख लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, क्योंकि हम किसकी बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल वो होती है प्रकाश की चाल के बराबर, किसकी चाल के बराबर, प्रकाश की चाल। तो दोनों प्रकाश की चाल बराबर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि c बराबर म्यू लैम्डा, इसको क्या कह सकते हैं कि c बराबर म्यू लैम्डा, इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। तो प्रकाश की चाल को डिफाइन किया जा सकता है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आगे अगला टॉपिक है वह है तरंग संख्या। क्या है, तरंग संख्या। तो तरंगों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है या कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके 1 मीटर में, कोई विद्युत चुंबकीय तरंग के 1 मीटर में जितनी भी तरंगें आती है वही क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। तो इस परिभाषा को नोट डाउन कर लेते हैं, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से इसको। तो हम बात करते हैं तरंग संख्या की। तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की 1 मीटर में जितनी तरंगें आती हैं वही तरंग संख्या कहलाती है। तो वही क्या कहलाती है, उसकी तरंग संख्या कहलाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, म्यू बार, अगर इसको डिफाइन करें, अगर इसको हम किस सूत्र के रूप में लिखें तो 1/λ मीटर, या प्रति मीटर भी लिख सकते हो इसको, प्रति मीटर। ठीक है, तो ये तो कि अपनी तरंग संख्या। अब हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण बातें हैं मतलब ये इस प्रकार की कुछ बातें जो आवश्यक रहती है जानना बच्चों के लिए, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए उसको हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप माइक के द्वारा जो आवाज़ आप तक पहुँच रही है वो किस प्रकार की तरंगों की तरह आ रही है। तो ये जो तरंगें होती है ये होती है अपनी ध्वनि तरंगे। क्या कहते हैं इन्हें, ध्वनि तरंगे। तो जो ध्वनि तरंगे होती है, क्या ये क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, नहीं, ये तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगों का क्या गुण है कि इसे गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। गमन के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है, तो माध्यम है ना, हवा, यहाँ पर गैस है वो माध्यम है, जो वायु है वो माध्यम का कार्य कर रही है। तो ये जो यांत्रिक तरंगे होती है उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आप जरूर लिखिए, याद रखिए कि ध्वनि तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। लेकिन अब क्या कहेंगे वे, अब यांत्रिक तरंगे क्या होती है, तो इसके बारे में अगर परिभाषा लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, वे तरंगे जिन्हें गमन या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही मैंने अभी आपको बताया, माध्यम की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। वही क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अब और अगर हम बात करें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनकी हम बात करें वह यांत्रिक तरंगे नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती। इसका मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, विद्युत
चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? किसी भी प्रकार के जो माध्यम हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह क्या निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात में भी गमन कर, निर्वात क्या, हाँ क्या होता है निर्वात? जिसके जैसे अंतरिक्ष है, किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ पे भी क्या है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वह तो गमन कर सकती है, लेकिन जो ध्वनिक तरंगें हैं जिससे हम बात कर रहे हैं वह क्या करती है, कार्य नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है, किसी दूसरे ग्रह पर जैसे चांद पे जाए, वहाँ पे अगर वायु नहीं है तो वहाँ पे बात नहीं कर सकते। बात नहीं क्यों नहीं, मैं बोलूँगा पर आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम ही उपस्थित नहीं है। जब कोई माध्यम ही उपस्थित नहीं है तो तरंगे कैसे गमन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो थी आज की कक्षा। कल हम तरंगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी तरंगे किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। कल की नेक्स्ट क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तरंगों को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।